जब मैं पैदा हुई तो अब्बा ने अम्मा और मुझे अकेले छोड़ दिया। अब्बा ने अम्मा से कहा कि मुझे लड़का चाहिए था और तुमने तो लड़की पैदा कर दी। मुझे लड़की नहीं चाहिए, इस लड़की को इस घर से बाहर फेंको वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो अम्मा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मैं अपनी बेटी पर जुल्म नहीं कर सकती। तो मेरी पुप्पी कहने लगी, तुम इसे यतीम खाने में छोड़ दो, इस तरह तुम्हारा रिश्ता भी बच जाएगा और इस लड़की से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी जो तुम दोनों के बीच में आ खड़ी हुई है। तो अम्मा ने कहा, मेरी बेटी हम दोनों में दरार नहीं बनी, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी और मैं इसे यतीम खाने भी छोड़ के नहीं आऊंगी। अब्बा अम्मा की ये बात सुन के कहने लगे कि तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, करती रहना अपनी बेटी की परवरिश और अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा अपने पास लगा के रखना, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। अब्बा घर छोड़कर चले गए। अम्मा अब्बा की सोच से बहुत हैरत हुई कि एक बाप ऐसा कर सकता है। मेरी पुप्पी ने कहा कि अगर तुम इस लड़की को यतीम खाने में छोड़कर आती तो मेरा भाई तुम्हारे पास होता। अब देखो घर छोड़कर चला गया और पुप्पी ने भी अम्मा से मुंह मोड़ लिया और हमसे नाराज हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अम्मा पर आ गई। अम्मा ने फैक्ट्री में काम करके मेरी परवरिश की, खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाती। जब मैं 10 साल की हुई तो मैंने अम्मा से कहा, मैं भी आपके साथ फैक्ट्री चलूंगी। तो अम्मा ने कहा, बेटी तुम अभी छोटी हो और वैसे भी तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है, ये काम छोड़ो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आप तो काम पर चली जाती हैं, पीछे घर में मैं अकेली होती हूँ, मुझे घर में डर लगता है। तो अम्मा ने कहा कि घर में कैसा डर? मैंने कहा कि बस अम्मा अब मैं भी आपके साथ फैक्ट्री चल रही हूँ। तो अम्मा ने कहा, अब तुम्हारी जिद है तो ठीक है। अगले दिन मैं अम्मा के साथ फैक्ट्री गई। फैक्ट्री के लोगों ने मुझे भी काम दे दिया। इस तरह मैं भी अपनी अम्मा के हर मुश्किल में काम आने लगी। अब अम्मा के पैसों से घर के अखराजात और मेरे पैसों से घर की बचत हो जाती थी। गर्मियों का मौसम था कि फैक्ट्री में जब हम जाते तो वहाँ पर हर जगह मुझे गर्मी महसूस होती। इस वजह से अम्मा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आप काम ना करें, आप घर बैठ जाया करें, गर्मियों के मौसम में आप अपनी हालत भी देखें किस तरह नाजुक होती जा रही हैं। तो अम्मा ने कहा, मैं इस तरह घर में नहीं बैठ सकती, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटी सारा दिन फैक्ट्री में काम करे और मैं घर बैठकर बस खाऊं पीऊं और आराम करूं। अम्मा की बस जिद थी कि मैं काम पर जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगी। कुछ दिनों के बाद जब मैं सुबह उठी तो अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अम्मा बेड पर लेटी हुई थी। जब मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आपकी तबीयत मुझे खराब लग रही है, चले हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अम्मा ने कहा, बेटी मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी पैसे बटोरते हैं, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए कि इनकी इतनी बड़ी फीसें अदा कर सके। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, थोड़ी ही देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों फैक्ट्री चलते हैं, देर हो रही है। तो मैंने अम्मा से कहा कि आज आपकी तबीयत खराब है ना ही मैं जा रही हूँ फैक्ट्री और ना ही आपको जाने दूंगी। अम्मा ने कहा, जब हम फैक्ट्री ही नहीं जाएंगे तो घर के खर्चात कैसे पूरे होंगे, तुम्हें तो पता है घर के हालात का। तो मैंने कहा कि एक दिन काम पर न जाने से कुछ नहीं होता, आज मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तो अम्मा ने कहा, बेटी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मा से कहा, नहीं अम्मा हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी टेस्ट किए और कहा कि कल आकर टेस्ट रिपोर्ट ले जाना। मैं अम्मा को घर ले आई और बेड पर लिटा दिया। अगले दिन मैं डॉक्टर से टेस्ट रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर ने जो अल्फाज मुझे कहे, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी अम्मा को कैंसर है, कुछ ही वक्त है इनके पास। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या मतलब कुछ ही वक्त है? तो डॉक्टर ने कहा, आप इसे जितना खुश रखेंगी इसकी ज़िंदगी के दिन बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर वो परेशानी में रही तो इसकी मौत का कुछ पता नहीं। अब खुशी ही इसकी ज़िंदगी है और हाँ जितना हो सके आराम करने दें। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं हो सका, बस इतना है कि कुछ वक्त के लिए हम मरीज को कुछ दवाइयाँ देकर सुकून में ले आते हैं। इस बीमारी का इलाज आज तक किसी के पास नहीं। वैसे आपको एक बार किसी बड़े डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाना चाहिए, हो सकता है कि जो हमारे पास नहीं वो इनके पास हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए, मैं किसी अच्छे और बड़े अस्पताल में अम्मा को लेकर जाऊं। तो डॉक्टर ने कहा, तो फिर आप बस इन्हें खुशी रखें और ज़्यादा आराम करने दें, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ और वक्त पर देते रहना, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अम्मा की टेस्ट रिपोर्ट घर लेकर आई तो अम्मा ने पूछा कि क्या है टेस्ट रिपोर्ट में? तो मैंने अम्मा से कहा कि सब ठीक है, बस थोड़ी सी सुस्ती है। तो अम्मा ने कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे बस आराम की ज़रूरत है। तो मैंने अम्मा से कहा, जी आपको आराम की ज़रूरत है। अगले दिन मैं अम्मा को दवाइयाँ देकर काम पर चले गई, क्योंकि अगर मैं काम पर ना जाती तो अम्मा को दवाइयाँ कैसे लेकर देती। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया।
कुछ पैसे मेरे वहाँ से आ जाते। और जब 2-3 दिन गुजरे तो अम्मा ने मुझे कहा कि बेटी अब मैंने भी काम पर जाना है, तुम रुको मैं तैयार होकर आती हूँ। तो मैंने अम्मा से कहा नहीं अम्मा, आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, आप बस अब आराम करें, काम पर मैं जाऊँगी। तो अम्मा ने कहा बेटी तुम्हारे पैसों से तो घर के अखराजात पूरे होंगे, मैंने तुम्हारी शादी भी करनी है, सारी उम्र में अपने घर तो नहीं बिठा सकती तुम्हें भी एक दिन अपने घर जाना ही होगा। तो मैंने अम्मा से कहा आप मेरी फिक्र छोड़ें, आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दें। तो अम्मा ने कहा मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, मुझे तो यही परेशानी खाई जा रही है कि मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। तुम्हारा बाप होता तो मुझे कुछ ना कुछ तसल्ली तो होती कि तुम्हारे अब्बा सबको संभालेंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे पैदा होते ही हमें छोड़ कर चले गए थे और तुम्हारी परवरिश करने से इनकार कर दिया था। अगर वो होते तो हमें काम पर न जाना पड़ता, वो सब कुछ संभाल लेते। काश कि वो हमें छोड़कर ना गए होते। मैंने अम्मा से पूछा कि वो क्यों छोड़ कर गए थे, तो अम्मा ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे अपने पैदा होने पर बहुत अफसोस हुआ कि मेरी वजह से अम्मा और अब्बा के रिश्ते में दरार आ गई। अगर मैं पैदा ना हुई होती तो मेरी जगह अगर बेटा पैदा होता तो अम्मा अब्बा के साथ ऐसा ना होता और अम्मा को किसी भी चीज के लिए परेशानी ना होती। अम्मा ने कहा तुम अपने आप को कसूरवार ना समझना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान के बस में कहाँ होता है। ये बात तुम्हारे अब्बा को समझनी चाहिए थी कि बेटी भी अल्लाह की रहमत होती है। मैंने अम्मा से कहा अम्मा आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह हमारा जरूर साथ देंगे। अगर हमारी जिंदगी में दरबदर ठोकरें खाने रखी हैं तो कहीं पर हमारी जिंदगी में खुशियां भी लिखी होंगी। आप परेशान ना हो, मुझे काम के लिए देर हो रही है, आप बस आराम करें, मैं काम पर जा रही हूँ। शाम को जब मैं काम से वापस आई तो अम्मा मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। जब मैं अम्मा के पास गई तो मैं परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, कोई तो ऐसी बात है जो अम्मा इतनी गुस्से में बैठी है। जब अम्मा के पास गई तो अम्मा के हाथ में अम्मा की टेस्ट रिपोर्ट थी। मुझे पता चल गया कि अम्मा को हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन मैं हैरान थी कि अम्मा को पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ सकती हैं। जब मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ, तो अम्मा ने कहा इसमें क्या है, तुमने झूठ बोला था, मुझे कैंसर है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। तो मैंने अम्मा से कहा अगर मैं आपको आपकी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में सब बता देती तो आप परेशान हो जाती, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको किसी भी हाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपकी टेस्ट की रिपोर्ट छुपा कर रख दी और आपसे झूठ बोला कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट में सब ठीक है। तो अम्मा ने कहा हाँ अगर मैं मर गई तो तुम किसके पास जाओगी, तुम्हारा तो मेरे सिवा कोई भी नहीं। पुप्पी है, लेकिन तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद कभी उसने ये नहीं पूछा कि हम कैसे अपने घर के खर्चात पूरे कर रहे हैं, कैसे हैं। अम्मा को परेशान देखकर मुझे परेशानी हो रही थी कि कहीं अम्मा की तबीयत खराब ना हो जाए। अचानक अम्मा की तबीयत खराब हुई और मैंने वही डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ अम्मा को दे दी। अम्मा ने दवाई खाई और थोड़ी देर के लिए बेड पर लेट गई। जब वो उठ गई तो कहने लगी मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देती हूँ, लेकिन अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा, हम गरीब हैं और मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम्हें जहेज दे सकूं और तुम्हारी शादी करूं, लड़के वाले तो जहेज मांगते हैं। मैंने अम्मा से कहा आप छोड़ो ये सब, आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, अगर आपने मेरी शादी कर दी तो आपका ख्याल कौन रखेगा। तो अम्मा ने कहा बेटी मेरी तो मौत तय है, कभी भी तारी हो सकती है, इससे पहले मौत आए मैं अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रुखसत करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं जहेज भी देती और धूमधाम से शादी भी करती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अम्मा ने रिश्ता करवाने वाली को घर बुला लिया और कहा कि बिल्कुल हमारी बराबरी का रिश्ता ढूंढना मेरी बेटी के लिए। कुछ ही दिनों में उस औरत ने लड़का ढूंढ लिया और अम्मा को बताया। तो अम्मा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं और उससे जहेज दे सकूं, मैं सादगी से निकाह करना चाहती हूँ। जब इस औरत ने लड़के वालों को बताया कि जहेज देने से इनकार कर रही हैं, तो उन्होंने कोई एतराज न किया और फौरन हाँ कर दी। अम्मा ने मेरा सादगी से निकाह कर दिया और मुझे कहा कि मुझे माफ कर देना, अगर तुम्हारे अब्बा होते तो वो तुम्हारी धूमधाम से शादी करते, जैसे तुम्हारी किस्मत, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। मैंने अम्मा से कहा अम्मा आपको बस मेरी परेशानी थी कि आपके जाने के बाद मैं किसके पास रहूंगी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने रुखसत होता देखना चाहती थी। आपकी हर परेशानी और ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब आप भी बस अपनी सेहत का ध्यान रखें और दवाइयाँ टाइम से लेते रहना, और पता है ना डॉक्टर ने कहा था कि आपको आराम की ज़रूरत है। अम्मा ने कहा ठीक है, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी नंद और मेरा शौहर था। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं शादी के बाद भी अपने मैके रोजाना जाया करूंगी, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, आप चले जाया करें। इनका ये रवैया देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं रोजाना अम्मा के पास जाती और इनकी खैरियत दरियाफ्त करती। शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरा शौहर उखड़ा सा रहता। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मुझे काम करने के सिलसिले में बाहर जाना होगा, यहाँ पर कारोबार नहीं होता।
تو میں نے ان سے کہا کہ میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو میرے شوہر نے کہا میری بہن آپ کے پاس ہی ہوگی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی یہاں پر کاروبار کر لوں۔ تو میرے شوہر نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میرا شوہر پردیس تھا، میں خود بھی نوکری کرتی تھی۔ جب کام سے واپس آتی تو پورا کمرہ سجا ہوتا جیسے پہلے رات کی دلہن کا ہوتا ہے۔ میں نند سے پوچھتی تو کہتی مجھے نہیں معلوم۔ رات نند میرے سر پر تیل لگاتی اور میں گہری نیند سو جاتی۔ اچانک میری نند بولی آپ نوکری چھوڑ دو، میرے پاس پیسے ہیں۔ یہ سنتے میں حیران ہو گئی کہ نند تو کوئی کام بھی نہیں کرتی۔ نند پر شک ہوا تو نند کا تیل تبدیل کر دیا۔ جو ہی سونے کا ناٹک کیا جان نکل گئی کہ میری نند میرا موبائل اٹھا کر پردے کے پیچھے چھپ کر باتیں کر رہی تھی، کیونکہ گھر میں موبائل صرف میرے پاس ہی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے میری نند کس سے رات کو باتیں کرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے سوچا کہ ایک بار میں خود اس کی حقیقت معلوم کروں گی، لیکن میرے موبائل رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ میرے شوہر پردیس ہونے کے بعد مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ جب میں ان کا نمبر ڈائل کرتی تو ان کا نمبر بند ہوتا، لیکن اماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مجھے موبائل اپنے پاس رکھنا پڑتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا شوہر پردیس ہونے کے بعد مجھے بھول گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی فون بھی نہیں کیا، نہ ہی کبھی پیسے بھیجے تھے۔ دن گزرتے گئے اور مجھے ان کے واپس آنے کی امید نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ جب میں نے اپنی نند کو پردے کے پیچھے چھپ کر باتیں کرتے دیکھا تو میں حیران تھی کہ یہ نہ جانے کس سے باتیں کرتی ہے۔ جاننے کے لیے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب میں کام سے واپس آتی تو میری نند مجھے یہ الفاظ کہتی کہ بھابھی کام چھوڑ دو، میرے پاس پیسے ہیں، آپ مجھ سے لے لیا کریں۔ میں نے ایک دن میں اپنی نند سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کوئی کام بھی نہیں کرتی۔ تو میری نند نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس اماں کے کچھ جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کام نہ کیا کریں۔ تو میں نے اپنی نند سے کہا کہ آخر وہ پیسے کب تک کام آئیں گے، ایک دن ہمیں کام تو کرنا ہی ہوگا، تمہارا بھائی تو ہمیں دونوں کو بھول ہی گیا ہے۔ تو میری نند نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ضرور کوئی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پیسے نہیں دیتے اور نہ ہی آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی نند سے کہا کہ میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی اس آس پر بیٹھ سکتی ہوں کہ تمہارا بھائی واپس آئے گا اور تمہاری اماں کے پیسے ختم ہو گئے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، ہم اس آس میں نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ واپس لوٹ کر آئیں گے۔ یہی کہہ کر میں چلے گئی۔ ایک دن میری نند نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ ہیں پیسے، آپ کے کام آئیں گے، لیکن مجھے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میری نند کے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میرا شوہر پردیس کیوں جاتا؟ ایک دن میں نے کام پر جانے کا ناٹک کیا اور گھر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری نند گھر سے باہر نکلی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے یہ اب کہاں جائے گی، وہ کون ہے۔ میں نے اپنی نند کو ایک رکشے میں بیٹھ کر جاتے دیکھا اور میں بھی اس کے پیچھے رکشے میں بیٹھ کر چل پڑی اور اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک دکان پر رکی اور دکاندار کے پاس چلے گئے۔ دکاندار نے کچھ پیسے میری نند کو دیے تو پیسے لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں پریشان تھی، اس نے اس دکاندار سے پیسے کیوں لیے اور دکاندار نے اس کو پیسے کیوں دیے۔ تو میں نے دکاندار سے جا کر پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کے پاس کیوں آئی تھی اور آپ نے اسے کیوں دیے پیسے۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ وہ مجھ سے پیسے نکلوانے آئی تھی، میں پیسے نکالتا ہوں، میں نے بس اسے پیسے نکال کر دیے ہیں۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ کیا وہ پہلے بھی پیسے نکلوانے آتی تھی؟ تو اس دکاندار نے کہا جی ہاں، یہ مجھ سے ہی پیسے نکلواتی رہتی ہے۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے میری نند کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں اور اسے کون بھیجتا ہے۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ اس کے پاس تو کوئی موبائل بھی نہیں، پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو دکاندار نے کہا کہ جو اس نے بھیج رہا ہے وہ میرے نمبر پر بھیج دیتا ہے اور یہ مجھ سے آ کر لے جاتی ہے۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کو پیسے بھیج دیتا ہے وہ کون ہے؟ تو دکاندار نے کہا مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ وہ مجھے پیسے بھیجتا ہے اور میں اس سے نکال کر دے دیتا ہوں۔ میں یہ سن کر گھر چلی گئی اور میں نے اپنی نند سے کہا کہ آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو میری نند نے کہا میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میری ماں کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دیتی ہوں۔ یہی کہہ کر میری نند چلی گئی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے کون اسے پیسے بھیجتا ہے اور یہ نکلواتی رہتی ہے اور رات کو اس سے باتیں بھی کرتی ہے۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ یہ مجھے تیل لگا دیتی تھی اور میرے سونے کے بعد موبائل چرا لیتی ہے اور میرے موبائل کو اٹھا کر باتیں کرتی ہے، تب سے میں نے تیل بدلنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ تیل بدل دیتی۔ اس دن رات کو جب میری نند میرا موبائل اٹھا کر باتیں کر رہی تھی تو میں نے سنا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے پیسے نکلوا لیے ہیں اور بھابھی کو بھی دے دیے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کون ہے جسے میرا بھی پتا ہے۔ دماغ میں ڈھیروں سوال گھوم رہے تھے جس کا جواب ایک بھی نہیں تھا میرے پاس۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا کہ تم رات کے کس سے باتیں کرتی رہتی ہو، مجھے بتاؤ کون ہے جو تم سے رات کو باتیں کرتا رہتا ہے اور تو اور وہ تمہیں پیسے بھی بھیجتا رہتا ہے؟ کون اتنا سب کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے اور میرے بارے میں اسے کیسے پتا؟ تو میری نند نے کہا کہ آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ تو میں نے اپنی نند سے کہا کہ مجھے کون بتائے گا،
जब मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुन लिया है। मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रही हो। हकीकत बताओ। मेरी नन ने कहा, हाँ, आप मुझ पर बिला वजह शक कर रही हैं। ना कोई भी ऐसा काम कर रही हो जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। तो मैंने अपनी नन से कहा कि फिर सच्चाई बताओ, अगर ऐसी ही कोई बात है। रात को छुपकर बातें क्यों करती हो और दुकानदार से पैसे किस चीज के निकलवाने जाती हो? तो मेरी नन ने कहा, आप मुझ पर शक कर रही हैं। देखना आपको इस शक का पछतावा होगा। हकीकत यह है कि मैं रात के अपने भाई से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने अपनी नन से कहा कि भाई का तुम झूठ बोल रही हो कि तुम पर बात ना आए कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए अपने भाई का नाम ले रही हो। उसने मुझसे कभी बात नहीं की। तो मेरी नन ने कहा, जी हाँ, अपने भाई से बातें करती हूँ और वही मुझे पैसे भेजता है और मैं निकलवा कर आती हूँ और आपको पैसे देती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। मैंने अपनी नन से कहा कि मेरा शौहर मुझे भी तो पैसे भेज सकता है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी नन ने कहा, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तो मैंने अपनी नन से कहा कि किस बात की शर्मिंदगी? तो मेरी नन ने कहा, जब मेरा भाई परदेश चला गया तो एक काम के सिलसिले में नहीं, बल्कि वो तुम्हें जानबूझकर छोड़ कर गए थे। वो आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे क्योंकि तुम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और इसका ये गवारा नहीं था कि वो अपने दोस्तों के सामने ये बताए कि तुम उसकी बीवी हो, और इस बात की वजह से वो शर्मिंदा है। जब उन्होंने अमीर घराने की लड़कियों को देखा और उन्हें पछतावा हुआ कि वो आपको ऐसे अकेला तन्हा कैसे छोड़ कर आ गए, और इसी वजह से वो आपसे बातें भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें आपसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है? तो मेरी नन ने कहा, जिस दुकानदार के पास मैं अपने पैसे निकलवाने जाती हूँ, पहले दिन मुझे वहाँ पर फोन आया था और दुकानदार ने मुझे कहा कि तुम्हारे भाई का फोन आया है और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो दुकानदार ने मुझे भाई का नंबर मिला कर दे दिया और मैंने भाई से बात की। तो भाई ने मुझे सारी सच्चाई बता दी और कहा कि कैसे अपनी बीवी के सामने आऊं और उससे बात करूं, जबकि मैं इतना बड़ा धोखा देकर वहां से निकला था। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा और तुम मेरे पैसे अपनी भाभी को दे दिया करो और अपनी भाभी को कहो कि ये काम छोड़ दे, तो तुम उससे पैसे देती रहोगी। मैंने वैसा किया जैसे भाई ने मुझे कहा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो मैंने अपनी नन से कहा कि वो मुझसे आकर माफी भी तो मांग सकते थे। तो मेरी नन ने कहा कि आपसे माफी किस मुंह से आकर मांगते? वो आपका सामना नहीं कर सकते थे कि वो अमीरी गरीबी का फर्क भूल गए थे। तो मैंने अपनी नन से कहा कि क्या वो इससे शर्मिंदगी और पछतावे की वजह से कभी घर भी नहीं आएंगे? अगर उनको अपने किए का वाकई ही पछतावा हो रहा है तो वो वापस लौट कर आए और हमारे हर मुश्किल में साथ दें। तो मेरी नन ने कहा, अगर आप उनसे फोन पर बात करके उनको वापस आने का बोलेंगी तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। आप उसे वापस आने का बोलें और माफ कर दें। तो मैंने उनसे कहा, तुम खुद ही उनसे कहो कि वापस लौट कर आए। तो मेरी नन ने मेरे सामने खड़े होकर उनको फोन किया और कहा कि भाभी कह रही हैं कि वापस लौट आए भाई। और मेरी नन ने सारी बात अपने भाई को बताई और मेरा शौहर वापस लौट आया शाम को और मुझसे आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि गलती इंसान से ही होती है, अगर वो वक्त रहते अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे तो वो गलती नहीं लगती। मेरे शौहर ने कहा कि पैसे की लालच में आकर मैं भूल गया था कि जिनके पास पैसे होते हैं इनमें बहुत गरूर होता है। वो अपने आप से ज्यादा किसी को नहीं समझते कि अगला इंसान क्या चाहता है क्या नहीं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर भूल गया था कि मेरी अपनी बीवी भी है। खुदा का करिश्मा देखो कि जो इंसान हवा में उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पर टूटकर नीचे गिरते हैं और वो मुंह के बल गिरता है। खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती, बल्कि इखलाक और जज्बात का होना भी जरूरी होता है, जो अमीरों में नहीं होता। तुम अगर चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मेरा इंतजार किया। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप मेरे शौहर हैं। एक लड़की का अपने शौहर के घर के अलावा और कोई घर नहीं होता। मैं यहाँ से कहाँ जाती? मेरी अम्मा ने मुझे तुम्हारे हाथों सौंपा था। यहाँ पर मुझे रहना है और यहीं से मेरी मैयत उठकर जानी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने किए का पछतावा हुआ और तुम वापस लौट कर आ गए। अगर तुम वापस लौट कर ना आते तो तुम्हें अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में ये पछतावा होता कि काश मैं इस वक्त वापस चला गया होता। अगर तुमने गलती की है तो सुधारना भी है। अब मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी बहन और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मेरे शौहर ने कहा कि छोड़कर क्या, अब तो मैं यहीं पर अपना कारोबार शुरू करूंगा। आप कोई छोटा सा काम ढूंढ के यहीं पर गुजारा करना है। मुझे अपने शौहर की हर बात अच्छी लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे इस बात की भिनक तक नहीं थी। अगर तुम्हारे दोस्त सच्चे होते तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत न पड़ती और तुम्हें पछतावा भी न होता। खैर, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इंसान को दोस्त सोच समझ कर ही बनाने चाहिए, जो मुसीबत के वक्त काम आए, ना कि दूसरों के लिए परेशानी पैदा करें। अब देखो, जब तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत थी वो तुम्हें छोड़ कर चले गए।
चलो छोड़ो सब बातें, अब वापस आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने अपनी नंद से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं क्या करती, तुमने भी तो मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई थी और अकेले ही सब कुछ करती रही। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो आज ये नौबत ना आती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर इतनी बड़ी बात कर दी। मेरी नंद ने कहा कि भाभी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपको जो सही लगा वही किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।